मैं हूं हिमांशु द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। वो चर्चा जिसका आपको भी इंतजार रहता है, जिसका मुझे भी इंतजार रहता है। विषय तलाशते हैं, ऐसे विषय जो समाज के लिए जरूरी हैं, आपकी दिलचस्पी के भी हैं, और जिसके माध्यम से हम वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे जानने, समझने, बूझने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज छत्तीसगढ़ में घटित हुआ है। उस घटित घटनाक्रम की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। दिल्ली तक की गूंज आप इसलिए मान सकते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, मीडिया विभाग के प्रमुख भी हैं। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट करके अपने ऑडियो वीडियो मैसेज के माध्यम से यह बताया कि उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के नेताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। संदर्भ यह कि छत्तीसगढ़ के एक जुझारू राजनेता रहे हैं, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। नाम उनका भूपेश बघेल है। वर्तमान में कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा हुआ है, पंजाब का प्रभारी बनाया हुआ है। पर वो भूपेश बघेल अपने विरोधियों के निशाने पर लगातार रहते आए हैं। जब तक मुख्यमंत्री रहे तब भी निशाने पर रहे और मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद भी निशाने पर है। 5 साल तक के उनके कार्यकाल के संदर्भ में विपक्ष का, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप रहा है कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के सारे प्रतिमान ध्वस्त हो गए थे। उस सरकार में हर क्षेत्र में अवैध वसूली के माध्यम से उगाही की कोशिश की गई और ऐसी उगाही की गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस संदर्भ में समय समय पर जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तब भी वो छापों का क्रम जारी रहा, चाहे वो आयकर विभाग के द्वारा हो, ईडी के द्वारा हो, सीबीआई के द्वारा हो या अन्य किसी एजेंसी के द्वारा हो। तात्कालिक जो मामला है वो ये है कि अभी तक जो छापे पड़ते थे वो भूपेश बघेल से जुड़े हुए लोगों के यहाँ पड़ते थे, कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पड़ते थे, कांग्रेस के विधायकों के यहाँ पड़ते थे। पर आज सुबह खबर आई कि भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल और उनसे जुड़े हुए अन्य लोगों के यहाँ ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निजी निवास पर 4 गाड़ियों में भरकर बड़ी संख्या में ईडी के अधिकारी पहुंचे और जब हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तब तक में स्वयं भूपेश बघेल ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया है कि उनके यहाँ पर ईडी की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से कुछ खास नहीं मिला है। तकरीबन 33 लाख रुपए मिले हैं। वो 140 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं। इतनी बड़ी राशि है जिसका वो हिसाब ना दे सके, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया कि चूंकि उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई इसलिए निशाना बनाया गया। विधानसभा में वह लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार को कटघरे में ला रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का नाम लिया। इसके चलते ये कार्रवाई की गई है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा विषय इसी संदर्भ में। भूपेश के घर ईडीआई, सियासत गरमाई। भूपेश बघेल के समर्थन में और विरोध में अलग अलग बयान आ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको एक स्वतंत्र कार्रवाई बता रहे हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं, ऐसी दलीलें दे रहे हैं, वहीं भूपेश बघेल के पार्टी में ही घोर विरोधी समझे जाते रहे चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव आदि नेता हम भूपेश के साथ ये जताने की कोशिश कर रहे हैं। चरणदास महंत ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव तो उनके घर पर भी पहुंच गए, कांग्रेस के तमाम विधायक भी उनके घर पर पहुंचे। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज की ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार के संकल्प के तहत उठाया हुआ कदम है या अपने विरोधियों को निपटाने की कोशिश। भूपेश बघेल के खिलाफ इस कार्रवाई से कांग्रेस एकजुट हो रही है या कांग्रेस में एकजुटता का दिखावा कर रहे नेता अंदर ही अंदर बल्लियां उछल रही हैं कि चलो इस बहाने ही सही उनकी राह का एक महत्वपूर्ण कांटा शायद हटने जा रहा है। क्या ये कार्रवाई महज 11-13 घंटों में ही सिमट जाएगी या आने वाले समय में भी इसकी गूंज हमें सुनाई देगी? मसले महत्वपूर्ण है। इन मसलों से जुड़े हुए विषय पर बात करने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छू सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध ने ये क्या कमाल की बात कही थी, चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए सत्य एक दिन सामने निकल कर आता ही है। तो भूपेश बघेल और भूपेश बघेल की सरकार, इसके संदर्भ में सत्य कब निकल कर आएगा इसका सभी को इंतजार है। और वो सत्य कौन सा होगा? जो भूपेश बघेल के विरोधी कहते हैं वो सत्य है या जो भूपेश बघेल दावा करते हैं वो सत्य है? इंतजार हमें उसका है। लेकिन
हम अपनी चर्चा को इसी की रोशनी में अर्थात सत्य को खोजने की कोशिश के साथ आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में संतोष पांडे जी हैं। संतोष पांडे जी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही प्रमुख चेहरा है, प्रखर चेहरा है। अभी हाल ही में भूपेश बघेल उनके खिलाफ राजनांदगांव चुनाव लड़ने के लिए गए थे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संतोष पांडे तो वहां पर पहले से सांसद थे, पर भूपेश बघेल की कोशिश को जनता का समर्थन नहीं मिला। संतोष पांडे लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल को शिकस्त दे पाने में कामयाब रहे। आज उनसे जुड़े हुए मसले पर बातचीत के लिए वो हमारे साथ है। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से टी.एस. सिंहदेव साहब, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा चेहरा है। प्रदेश की राजनीति में उनको भूपेश बघेल के विरोधी के तौर पर देखा जाता है, पर भूपेश बघेल के प्रति समर्थन जताने के लिए टी.एस. सिंहदेव खुद भिलाई में मौजूद थे और इस चर्चा में भी वो जुड़े हुए हैं। सिंहदेव साहब, आपका स्वागत है और आपके साहस का अभिनंदन है कि आप इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ऐसा बताया गया है कि भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई उन्होंने पंजाब में नई संभावनाएं कांग्रेस के लिए पैदा कर दी, इसलिए की गई। आम आदमी पार्टी इससे कितनी प्रसन्न या कितनी परेशान है, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। और साथ ही हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हैं, कई प्रमुख संस्थानों के संपादक रहे, छत्तीसगढ़ की रियासत के संदर्भ में उनकी विद्वता के सभी कायल हैं, वो भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संतोष पांडे जी से करेंगे, पर उससे पहले कुछ बयान है जिन पर दृष्टि डाल लेते हैं। इस केस में है, किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। देखिए सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। तो ये अलग अलग बयान है। संतोष पांडे जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। भूपेश बघेल जी की कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे। संतोष जी, उन्होंने कहा बदनाम करने की कोशिश है और कुल मिलाकर सीडी कांड में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया तो आप बौखला गए, विधानसभा में सवाल पूछ लिया तो आप बौखला गए, और कुल मिलाकर 3 साल से जांच कर रहे हैं शराब घोटाले की, अभी भी जांच ही कर रहे हैं। तो कुल मिला के कब इसकी सुनवाई होगी, कब फैसला आएगा? क्या कहते हैं संतोष पांडे जी? राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है आपकी एक पूरी कार्रवाई? आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। गौतम बुद्ध जी के वचनों से आपने कहा कि ऐसी 3 चीजें हैं जो बहुत जल्दी खत्म होती है। हमारे अनेक ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले जो बहुत ही क्षणिक होता है वो क्या है? आद्य शंकराचार्य से उनके शिष्यों ने पूछा विद्युत चलम किम, तो उन्होंने कहा 3 चीजें, धन यौवन आयु, धन यौवन और आयु। तो ये धन के पीछे इतना भागना और ये कांग्रेस की रीति नीति रही है। मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार से ये घोटाले हुए हैं पूरे देश के अंदर, कृष्णा मेनन के जीव घोटाला कांड से लेकर के बहुत लंबी फहरिस्त है। 2G स्पेक्ट्रम, बोफोर्स घोटाला, वाड्रा का घोटाला, कोलगेट घोटाला, और इसमें सारी चीजें बहुत लंबी चौड़ी है। आखिर ये कांग्रेस के साथ ही क्यों चिपकता है? चिपकता ही नहीं, ये सिद्ध हो चुका है कि चाहे वो सूटकेस घोटाला नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में क्यों ना हो, नोट के बदले वोट वाला घोटाला क्यों ना हो, तो ये कांग्रेस ही क्यों करती है? ये केवल दिखाने के लिए ये छत्तीसगढ़िया बन रहे थे भूपेश बघेल जी। ये सांड पिटवाने का काम, नंदी में तैरने का काम,
गौरा गौरी के सामने नाचने का, ये दिखाने का चीला फरा खाने से कुछ नहीं हुआ भूपेश बघेल जी। और हमारे रामायण में कहा गया है, काल नेम जिमि रावण राहु उघर ही अंतन हो ही निबाहु। जब वो उघर जाता है, जब पब्लिक जान जाती है तो जीना मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार से हनुमान जी के रास्ते में काल नेमी साधु के वेश में बैठा, यह साधु के छत्तीसगढ़िया के वेश में, भोला भाला मैं तो छत्तीसगढ़िया हूं, मैं छत्तीसगढ़िया हूं, ऐसा खाए कि डकार नहीं मारे। हम सब जानते हैं जो घोटाला हुआ है उसके विषय में, और आज जो मैं उसको विस्तार नहीं करूंगा। हमारे यहां जो कोयले का हुआ, जो सट्टे में हुआ, माननीय आपको मैं बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2024 को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात की थी, और बात ही नहीं, उस पर काम हुआ है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और कानून व्यवस्था के ऊपर उन्होंने प्रहार किया था, और उन्होंने कहा था, मैं 1 मिनट में आपसे इस बात को रखना चाहूंगा, भ्रष्टाचार, करप्शन छोटा हो या बड़ा हो, वो किसी ना किसी का हक छीनता है। ये देश के सामान्य नागरिक के अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है। एक राष्ट्र संकल्प, एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। आप सभी साथियों पर जिन संस्थानों से संबंध है, उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। आज आपको सरदार पटेल जी की छत्र छाया में माता नर्मदा के तट पे अपने संकल्प को फिर से दोहराना है, देश के प्रति अपने दायित्वों के एहसास को नई ऊर्जा से भरना है। साथियों, बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव हो पा रहा है। वहां भी कहा, और केवल कहे नहीं, 26 जनवरी के बाद जगह जगह उन्होंने कि करप्शन। मैं भी आपको रोकना चाहता हूं संतोष पांडे जी। आपको नरेंद्र मोदी जी का कहा हुआ सुनाई दे गया, अच्छी बात है, आपके नेता हैं, पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनका कहा भी सुनते हैं आपके नहीं सुनते हैं। उन्होंने छापामार कार्रवाई के बाद अभी 6:30 बजे एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि असलियत तो सामने आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री के यहां छापा मारे इतने सारे अधिकारी सुबह 7:30 बजे से आके 6:30 में सपेट कर घर भी वापस चले गए। कुल 11 घंटे कार्रवाई चली। इसका मतलब है कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं निकला। कुल जमा 33 लाख रुपए। इतना बड़ा परिवार है, 140 एकड़ जमीन पर खेती करता हूं, दे देंगे जवाब। उनका कहना है कि कुल 11 घंटे में छोटी छोटी जगहों पर भी अगर छापा पड़ता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलता है, तो कुल मिलाकर भाजपा ने डराने की कोशिश की है और दहशत में आ गए हैं भूपेश बघेल की। क्या कहते हैं संतोष पांडे, इतना डरते क्यों हैं आप लोग भूपेश बघेल से? जी संतोष जी। केजरीवाल जी भी ऐसी बोलते थे, उनके सारे मंत्री यही बोले। अंत में उनके मुख्यमंत्री को भी अभी केयर से जमानत पे छुट्टी मिली है। बोलते सभी ऐसे ही है। माननीय हिमांशु जी, आज की बात प्रेस में करके, ट्वीट करके जनता को बताने का काम या भ्रमित करने का काम करे ना। यदि ऐसा होता है, आप बेदाग साबित होंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोग का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोग कहेंगे कि यह गलत हुआ है, किंतु आप होने तो दीजिए। माननीय हिमांशु जी, आपको याद है जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, तो आज के माननीय, आदरणीय, सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे। माननीय अमित शाह जी के ऊपर 13-13 घंटे पूछताछ हुई है। अपना पानी, अपना टिफिन लेकर के जाते थे, अपना भोजन करते थे। किसी प्रकार का उन्होंने असहयोग नहीं किया, सहयोग किया। मैं आज देख रहा था आपकी टीवी में, बाहर नारेबाजी हो रही थी, और जब जब ऐसा कुछ होता है तो बाहर नारेबाजी करते हैं, जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जनता इससे भ्रमित होने वाली नहीं है।
एक सवाल और है संतोष जी, ऐसी दावे तो आप लोगों के तब भी थे जब भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और सीडी कांड में आपकी तत्कालीन राज्य की सरकार ने उन्हें अभियुक्त बनाया था। 7 साल बाद सही भूपेश बघेल बाइज्जत बरी हो गए। संतोष पांडे जी, भूपेश जी का कहना है कि मैं सीडी कांड में बरी हो गया तो बर्दाश्त नहीं हो पाया आपसे, इसलिए ये कार्रवाई। आगे भी जांच होनी है, अभी पूर्ण मुक्ति नहीं हुई है, पूर्ण मुक्ति नहीं हुई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और ये भूपेश बघेल जी के कारण जो प्यास, जो भूख पैसे की, धन की, हिमांशु जी एक बहुत शानदार कहावत है, बलि राजा बलि विक्रम धेनु दधीच हुए, और पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिन काखरी में 10 शीश समाना, गयो दुर्योधन जंग छिड़ो जिन 64 कोस में छत्र बिताना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। इनके ये रानू साहू, आईएएस अधिकारी, आईएएस समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, शिवशंकर नाग, दीपेश टाक, हेमंत जायसवाल, राहुल कुमार सिंह, चंद्र प्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, संदीप कुमार नाग, ये फोकट में जेल चले गए थे, कोई आरोप इनके ऊपर नहीं था। क्या कारण था, ऐसी डाल दिए? थोड़ा सा धैर्य रखें, ज्यादा दिन नहीं है, कभी भी गंदगी उफलती है, दबता नहीं है। प्रदेश की जनता जान चुकी है कि हमारा जो राजस्व जो घाटा हुआ है, हमारे खजाने पर जो डाका डाला गया है, जो चोट पहुंचाई गई है राजकोष पर, यह जनता का पैसा है। नकली होलोग्राम लगा करके, नकली बॉटलिंग करके, और जिस प्रकार से खजाने को खाली किया गया है और अपने घर के खजाने को इन्होंने भरा है, आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में वापस चर्चा को शुरू करते हैं। भारत ने 9 महीने के अंदर दूसरा आईसीसी टाइटल जीत लिया है। टीम ने दुबई में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हराया। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने जून 2024 में T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए। वहीं भारत ने 49वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर ये टारगेट हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 76, श्रेयस अय्यर ने 48 और केएल राहुल ने 34 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में कुलदीप यादव का रोल बहुत बड़ा था। उन्होंने 2 ओवर के अंदर रचिन रविंद्र और केन विलियमसन को पवेलियन भेजा। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में महज 30 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं उन्होंने ही 49वें ओवर में विनिंग बाउंड्री लगाई। भारत की जीत के बाद अब देश भर में जश्न का माहौल है और भारतीय टीम ट्रॉफी लेकर भारत लौटने वाली है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर दिया। इस मैच में मिली जीत के बाद पूरे देश भर में होली से पहले लोगों ने इस बार दिवाली का त्योहार मनाया, तो वहीं दुबई के मैदान पर खिलाड़ियों को भी जीत का जश्न मनाते हुए देखा गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रही है। चैंपियंस बनने के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी जब वापस होटल पहुंचे तो वहां भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। होटल पहुंचकर टीम इंडिया के स्वागत का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जरा आप भी देखिए।
ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा, हर रोग दबा, एक ही जगह। एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा में, जिसमें हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उस घटनाक्रम के संदर्भ में जो हुआ छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जिसकी गूंज पूरे देश में है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सूरज उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। स्वयं भूपेश बघेल के कार्यालय से ट्वीट हुआ है। सूरज जी, पंजाब में एक नई ऊर्जा आ गई है कांग्रेस में भूपेश बघेल के प्रभारी बनने के साथ। नतीजा ईडी आ गई उनके घर पे। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? इतनी बुरी हालत में आप? सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं और अपने राजनीति के अग्रज दोनों को भी मैं प्रणाम करता हूं। हंसी मुझे इसलिए आई सर कि जिस प्रदेश में आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके लिए खड़ा होने का बहुत सारे काम किए होते, तो आप भी जैसे भाजपा 3 टर्म पूरा करिए, 1 आध टर्म आप भी पूरा करते। तो ये जो है उनको छत्तीसगढ़ की राजनीति से तय करने के उद्देश्य से उनको प्रमोट किया गया और पंजाब का प्रभारी बनाया गया। मैं उनके इस बात से कहीं इत्तेफाक नहीं रखता कि वो पंजाब में कुछ कारनामा कर लेते, इसलिए उनको वहां हटाया गया। और दूसरी बात यह है कि मैं आदरणीय संतोष पांडे जी के साहस को सलाम करता हूं। मतलब कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सर वो, कि हम किसी का हक मारते भ्रष्टाचार करते हैं तो, और कहीं पे कार्य रुकता है। जिनका स्वयं का राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़ा गया हो, वो ऐसी नैतिक बातें करते हैं। जिनके राजनीति के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता और रिकॉर्ड ये बोलते हो पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम नहीं, उन लोग ऐसी बातें करते हैं सर। दूसरी चीज, ये अगर वाकई में भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, बात ऐसी नहीं है सर, ये अपने राजनीतिक विपक्षियों को खत्म करना चाहते। भ्रष्टाचार खत्म करना इनकी नीयत में ही नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री जी अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाते हैं और आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार बनाते। जारी करने वाली भाजपा आज उनकी पार्टी से सीएम बन के बैठा है। नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, रेड्डी बंधु, न जाने कितने लोग। और इसी छत्तीसगढ़ की राजनीतिक एक बड़ा नाम पनामा घोटाला का कहीं अता पता नहीं है सर। मतलब या तो आप भाजपा में शामिल हो जाओ, और अगर आप भाजपा में शामिल नहीं होते तो आपके घर संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग और जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके आपको परेशान करने का काम किया जाएगा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में ये आबकारी घोटाले की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी इस भ्रष्टाचार को लेके मैंने स्वयं पीसी किया था और विथ प्रूफ दिया था कि इनके यहां से जो गाड़ी निकलती है वो डायरेक्ट महासमुंद पहुंच रही थी, टोल नाके की रसीद के साथ पहुंच रही थी, जिसको पहले इनके रीजनल ऑफिस में जाना था, बाद में वहां से महासमुंद के लिए जाना था। तो गड़बड़ तो कहीं हुई है। लेकिन अगर वाकई में भाजपा के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने संजीदा हैं, तो जिन व्यक्तियों पे इन्होंने स्वयं आरोप लगाया था, कभी उनके खिलाफ भी जांच करने का साहस दिखाएं। एक उदाहरण पेश करें कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ है, विपक्षियों के खिलाफ नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों में यही देखने को आया है कि जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी नेता है, उनको किसी भी तरीके से परेशान करना है। जबकि आप अगर भाजपा ज्वाइन कर लिए तो आपकी सारी जांच बंद हो जाती है। तो कुल मिलाकर आम आदमी के प्रवक्ता का ये कहना है कि ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के तहत है। और संतोष पांडे जी जो इतनी सच्चरित्रता की बात कह रहे हैं, इतनी ईमानदारी की बात कह रहे हैं, उनके तो स्वयं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए पकड़े गए, ये दलील। देखिए हमारे साथ में टी.एस. सिंहदेव साहब हैं। टी.एस. सिंहदेव साहब खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, साफ बात कहने के लिए जाने जाते हैं। क्या कहते हैं सिंहदेव साहब? आज की ये कार्रवाई एक सत्य को खोजने की कोशिश है। एक एजेंसी अपना काम कर रही है, उसे अपना काम कर देना चाहिए। या आपको लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र है? जिस सरकार में आप मुख्यमंत्री रहे, उस सरकार के मुखिया उस सरकार पर भ्रष्टाचार के संजीदा किस्म के आरोप, क्या कहते हैं आप?
हिमांशु जी, आज पहली बार क्षमा मांग रहा हूं। एक मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार की यहाँ चर्चा होगी, और जिस तरह से चर्चा प्रारंभ की गई बुद्ध भगवान का नाम लेकर, और जिस स्तर पे चर्चा हो रही थी, मैं अपने आप को उस योग्य नहीं पा रहा कि उस चर्चा में मैं सम्मिलित हो सकूं। तो मैं क्षमा मांग के चाहूंगा कि आज मुझे माफ कर दें। आगे भाग लेने में मैं बिल्कुल नाकाबिल अपने आप को पा रहा हूं। जहां तक बात से मैं इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावना से ग्रसित पाता हूं। जाते जाते एक छोटा उदाहरण, बाकी मेरे मन में भी कुछ बातें थी जो आम आदमी के साथी ने खुद ही कह दी। उसके मैं कुछ कहता शायद, उसके पहले उन्होंने खुद ही कह दी, तो आगे कुछ कहने को उस नाते है नहीं। अंबिकापुर में मेरे करीबी साथी हैं, दुतेन मिश्रा उनका नाम है। आज इनकम टैक्स वहां पर पहुंची और उनका संदेश मेरे पास आया। वो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। मेरी पूरी उनसे बात अभी नहीं हुई है, मैं आपको बस छोटे में बता के इजाजत चाहूंगा जी। उनने मुझे जो संदेश भेजा वो ये भेजा कि उनको कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। आप सोच लीजिए क्या हो रहा है इस देश में। बस इतना ही कहकर मैं आपसे विदा चाह रहा हूँ। दुतेन मिश्रा मैंने नाम लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंचे और मेरे पास जो उनका संदेश आया, इनडायरेक्टली, अभी मैंने उनसे डायरेक्टली बात नहीं की है तो उतना लिहाज रख के कि शायद कहीं बात में कोई अंतर ना हो, ये हो रहा है इस देश में, ये हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप भूपेश जी को भी इसी संदर्भ में देख लें, सारी कार्रवाइयों के संदर्भ में देख लें। और पहली बार माफी मांगते हुए इजाजत चाहूंगा। मैं सदैव आपका साथी मानिए अपने मुझे, मैं सदैव आपका पूर्ण सम्मान और पूरा साथ देता रहूंगा, लेकिन इस स्तर के डिबेट में मुझे क्षमा करेंगे प्लीज। तो सिंघवी साहब इस डिबेट में शामिल नहीं रहना चाहते क्योंकि बातचीत का स्तर काफी आक्रामक है। संतोष पांडे जी काफी आक्रामक लहजे के साथ में हैं। सिंघवी साहब उस बातचीत का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते। सिंघवी साहब की भावनाओं का सम्मान है। हम कांग्रेस के किसी अन्य प्रवक्ता के इस चर्चा का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिंघवी साहब का भी मानना यही है कि ये राजनीतिक विद्वेष के तहत की जा रही कार्रवाई। संतोष पांडे जी हस्तक्षेप करने चाहते हैं, पर मुझे लगता है संतोष पांडे जी प्रथम चरण में हम एक बार रवि भोई जी की भी टिप्पणी सुन ले, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं रवि भोई जी? जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाले थे, उसके कुछ समय बाद से ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार की लेकर शिकायतें, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था। अब जब भूपेश बघेल सरकार में नहीं रहे, नई सरकार को अस्तित्व में आए हुए भी तकरीबन 1.25 साल होने को है, तब ये कार्रवाई। आपका नजरिया? देखिए हिमांशु जी, जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब यहाँ पर जब शराब घोटाला हुआ, महादेव ऐप का हुआ, तो लगातार केंद्र सरकार का दबाव रहा, ईडी का दबाव रहा। कई कांग्रेस के नेता इसमें फरार भी हैं, अभी कई अधिकारी जेल में हैं, कई कार्रवाई। लेकिन जब पूर्व मंत्री, आबकारी मंत्री कवासी लखमा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और ईडी का दबाव बना, और अभी वर्तमान में जो प्रदेश महासचिव हैं को पूछताछ की गई, कांग्रेस दफ्तर में गई ईडी की टीम, तो लगा था कि ईडी का दबाव बढ़ेगा और निश्चित तौर से ये माना जा रहा था और लोगों का संकेत ये भी था कि भूपेश बघेल तक ही पहुंचेगी। जिस तरह से शराब घोटाला को लेकर था और महादेव ऐप को था, तो ये तो तय था कि ईडी भूपेश बघेल तक पहुंचेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मैं समझता हूं कि ये संकेत या ये आवाज तो भूपेश बघेल को भी हो गया होगा कि उन पे कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर से ये जो पिछले 3-4 साल हुआ और जो तरह से ईडी का एक्शन दिखाई दे रहा था, ईडी पर कांग्रेस ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन ईडी आक्रामक होकर जिस तरह से कवासी लखमा को गिरफ्तार किया और कांग्रेस दफ्तर तक पहुंची, तो उससे ईडी के संकेत साफ लगने लगे थे कि भूपेश बघेल तक ही पहुंचेगी। ये आपकी इसकी टाइमिंग को लेकर कोई टिप्पणी है? सीडी कांड जो रमन सिंह की सरकार के समय में बड़ा चर्चित हुआ था और उससे भूपेश बघेल का अदालत के द्वारा बेगुनाह ठहराया जाना और उसके तुरंत बाद ईडी की कार्रवाई, क्या कहते हैं? निश्चित तौर से देखिए, सीडी कांड में इस तरह से उनको जेल भी जाना पड़ा था, गिरफ्तार भी हुए थे और जो उसमें बरी हो गए,
तो निश्चित तौर से ये दबाव बनाने की कोशिश तो हुई और ये लगातार ये रहा कि भूपेश बघेल पर ये टाइमिंग का है। ईडी कांड में वो बाइज्जत बरी हुए अभी, और मैं ट्वीट किया, निश्चित तौर से फिर ये लगा कि ईडी का प्रेशर उन पे बढ़ेगा। तो एक टाइमिंग का खेल है, यदि इसमें नहीं भी होते सिटी कांड में तो ईडी का एक्शन पे होता। जिस तरह से कवासी लखमा की कार्रवाई हुई तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं भूपेश बघेल से जुड़ता गया। तो कुल मिलाकर टाइमिंग के संदर्भ में जरूर बिंदु है। संतोष पांडे जी हमारे साथ में कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। जी संतोष जी। नहीं, माननीय हिमांशु जी, मैं बोलना चाह रहा था कि माननीय टी.एस. सिंहदेव जी बहुत साफ बोलने वाले नेता हैं और उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री आवास के विषय में और भूपेश जी के साथ जब तो बहुत सारी बातें उन्होंने स्पष्ट कहकर के इस्तीफा तक भी दे दिया था। किंतु आज वो जिस तरीके से और बहुत शार्ट में बोल करके और माफी मांगते हुए चले गए, मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी साहब, आपका बनना लगभग तय है। आपके लिए ही आपको यहां ठहरना था और सही बातें बोलनी थी। ईडी ने जो छापा मारा है उसके विषय में आपसे अपेक्षा यही चाहिए थी, क्योंकि आप इसी प्रकार की बात करते हैं, किंतु आप जल्दी चले गए। मैं ये कहना चाहता था। और दूसरा, ये आप पार्टी के माननीय आदरणीय जो बैठे हैं जी, सुरेश उपाध्याय जी, क्या बोल रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया। ये मफलर मैन के हवाई चप्पल पहन करके शीश महल बनाने वाले के पूरी जनता, पूरी हिंदुस्तान जान चुका है कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई ईमानदार आदमी था तो यही था जो अन्ना के आंदोलन से पैदा होकर के और तत्काल ये नेता बना था और पूरा लूट लिया दिल्ली को। ये दोनों विषय पे मेरे को उसी समय में आपको टोकना उचित नहीं समझा, मैं उंगली उठा दिखाया था। तो ये ऐसा कैसे बात कर लेते हैं? इनके 4 मंत्री अंदर हुए। अच्छा संतोष जी, एक बात बताओ, ये वैसे तरीका कौन सा है? जब भूपेश बघेल सीडी कांड में अभियुक्त बनाए गए थे तब भी बड़ी कहानी बताई गई थी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, पर अदालत ने तो कह दिया कि भूपेश बघेल के संदर्भ में कोई साक्ष्य नहीं है। जिन्होंने ये कहानी बनाई थी उन अधिकारियों पर खिलाफ कार्रवाई करने की कोई मांग आपकी है कि ऐसी लचर कहानी क्यों दी? और आज भूपेश बघेल कह रहे हैं 3 साल से जांच कर रहे हैं शराब घोटाले की। कब तक जांच करेंगे? कब सुनवाई होगी? कब फैसला आएगा? क्या संतोष पांडे जी भूपेश बघेल की इस बात से सहमत है कि जांच जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, सुनवाई भी जल्दी होनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? या संतोष जी इसमें भूपेश बघेल के अगेंस्ट में, खिलाफत में, विरोध में? कोर्ट अपना काम करती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम कर रही है और इसमें हमको बोलने का बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। उनका समय है और वो अपनी योजना के साथ जिस प्रकार से करते हैं और उसको सिद्धि तक पहुंचाते भी है और उसका परिणाम भी आया है। अभी तक के लगभग जितने भी हुए हैं देश के अंदर सबका परिणाम आया है और ये तो तय है कि जो 14 जगहों पर छापा डाला गया है, आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। आपके माध्यम से मैं कांग्रेस के और यहाँ आपके जो नेता बैठे हैं उन्हें भी कहना चाहूंगा, 2161 करोड़ का घोटाला है। ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के साथ इन्होंने लूट किया है और केवल एक यानी शराब में इन्होंने इस प्रकार का घोटाला किया है। आप कोयले को जान चुके हैं, उसमें कितने बड़े बड़े अधिकारी अंदर थे। माननीय हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विषय निकल गया है तो मैं बोल रहा हूं जी। और फिर ये कहते हैं भूपेश जी कि मेरे फलाने के ऊपर आप बोल देते हैं। मैं बोलना चाहता हूं, जब ये स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर जो स्वर्गीय हुए उसके ऊपर बोल सकते हैं, इनके स्वर्गीय पिता नंद कुमार बघेल मेरे संसदीय क्षेत्र मानपुर मोहल्ला में दौड़ दौड़ के जाते थे और नक्सलियों के समर्थन व उनके सहयोगियों पर जो एनआईए का छापा की कार्रवाई की जा चुकी है उसका नाम है विवेक सिंह, जो इनका सोशल मीडिया देखता था, इनके सलाहकार थे। और विवेक सिंह के खाते में मॉरिशस देश से नक्सलियों के सहयोग हेतु पैसे का स्थानांतरण किया जा चुका है
और ये स्पष्ट जांच टीम ने बताई है कि यहां उनके नाम से पैसा आया है करके, और जिसका खुलासा एनआईए ने किया है। अच्छा, एक बात बताइए संतोष जी, आप तो राजनीतिक रूप से बड़े कुशाग्र हैं, इतने सालों से सांसद हैं। भूपेश बघेल जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक विधायक या पार्टी के नेता उनके साथ देखा समझ में आता था, पर अभी तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे नहीं। ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की कि सारे विधायक आज विधानसभा भी नहीं चलने दिए, और सारे विधायक आज भूपेश बघेल के प्रति समर्थन जताने के लिए भिलाई भी पहुंच गए। आपने देखा होगा टीवी पे। क्या आपको नहीं लगता है कि ये कार्रवाई भूपेश बघेल को दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बना दे रही, या आपसे इसकी मतभेदता है? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। मैं जो सुना हूं, आपने जो कहा, ये दबाव से कुछ नहीं होगा। ये सारे जो भीड़ वहां जाकर के और नारेबाजी कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और आज तक जहां जहां किया है वहां कुछ भी नहीं हुआ है। ये जब सोनिया गांधी के लिए और राहुल के लिए जब पूछताछ शुरुआत हुई, उस समय भी इन्होंने ये सब प्रकार के इसी प्रकार का उन्होंने किया। दिल्ली सबको बुलाया गया था। अरे ये तो सेनानियों के जेब घोटाला में नहीं, सेनानियों का जो पैसा है नेशनल हेराल्ड केस में लगा था, उसमें भी खा गए इन्होंने। यानी सेनानियों ने 5000 सेनानियों ने इसको जमा किया था, और सब मिलकर के वो एक उर्दू में कौमी आवाज, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन, ये 3 अखबारों की शुरुआत हुई थी। तो ये तो कहे मैं गंगोत्री कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये पूरा गटर है, पूरा गंदा हो चुका है, और इसी का परिणाम है कि हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक आज ये जो परिणाम आ रहा है। माननीय हिमांशु जी, कहीं ना कहीं अपने आइडियोलॉजी पर कांग्रेस चलती, कोई रीति नीति होती, किंतु सबको ताक में रख करके जिस प्रकार से चली है, आज उसी का परिणाम है। संतोष जी, एक सवाल का और उत्तर दीजिए। संतोष जी, मेरा एक सवाल कृपया सुनेंगे जी। तो सवाल मेरा यह है कि जब भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थे और रमन सिंह को पद से हटाने के लिए और भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उस समय भूपेश बघेल सीडी कांड में अभियुक्त बनाए गए और जेल में डाले गए। उसकी परिणति हमने भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के रूप में बनते हुए देखी। हमारे यहां कहावत है कि व्यक्ति जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। क्या कहते हैं संतोष पांडे जी? ये सूक्ति, ये मुहावरा, ये लोकोक्ति ध्यान में है कि नहीं है? हिमांशु जी, चाहे वो देश का बड़ा सा बड़ा लीडर क्यों ना हो, यदि देश के ऊपर, जनता के ऊपर और जनता का पैसा, जनता के खजाने का यदि कहीं कोई लूट करेगा तो क्या उसकी जांच होनी नहीं चाहिए? और जांच में जो भी न्याय प्रक्रिया संहिता में जो भी आता है, क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैंने कब कहा? किंतु जिसको जो भी सजा देनी है वो काम कोर्ट का है, कोर्ट अपना काम करेगी और उससे कोई बच नहीं सकता। कोर्ट अपना काम करेगी, ये कहना है सीधे तौर पे संतोष पांडे जी का। घोटाला हुआ है तो घोटाले की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी संलिप्त पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रखर नेता विकास उपाध्याय जी जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, इस समय असम प्रवास पर हैं। विकास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार हिमांशु जी, नमस्कार। तो विकास जी, आज कितने आभारी हैं आप कि जब ये सब चल रहा है, अच्छा है अपन इस चक्कर में ही नहीं है, अपन असम में है, नहीं तो झंझट में खामखा में अपन भी उलझते। या आपको इस बात का अफसोस है कि ऐसे समय पर मैं छत्तीसगढ़ में नहीं हूं, मैं भिलाई में नहीं हूं, मैं भूपेश जी के बगल में नहीं हूं? क्या स्थिति है विकास जी, क्या माना स्थिति है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आज पूरे देश का कार्यकर्ता इस बात का अफसोस उसको जरूर होगा जो वहां पर नहीं होगा। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कठपुतली के तौर पर ईडी सीबीआई को चलाने का काम कर रही है। भूपेश बघेल जी का बयान आपने सुना होगा, जब 11 घंटा 12 घंटा के जांच के बाद भूपेश बघेल जी को जब घर से बाहर आने की परमिशन मिली, भूपेश बघेल जी ने क्या कहा उसको तो सुना होगा
कि उनको मिला कुछ नहीं। और विधानसभा में लगातार, हम तो विपक्ष में काम कर रहे हैं, विधानसभा में हम नहीं है, लोकसभा में हम नहीं है, लेकिन सशक्त विपक्ष के रूप में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी लगातार ये 1.5 साल की सरकार की नाकामियां, जो उनकी गलत योजना, गलत नीति, जो झूठे वादे जनता के बीच में इन लोगों ने किया था, उसको विधानसभा में भी बेनकाब कर रहे हैं और जनता के बीच में भी एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। जबकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर बार बार इस बात को कह रही कि हमारे सभी नेताओं को, कवासी लखमा जी ने बयान दिया, कवासी लखमा जी प्रश्न पूछते हैं, विधानसभा में बात करते हैं, एक वो नेता जो, एक ऐसा आदिवासी नेता जो जिसको भारतीय जनता पार्टी कभी हरा नहीं पाई, अजय विधायक वो रहे हैं। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब अपनी विचारधारा को नहीं, विकास जी एक बात बताओ, देखो कवासी लखमा जो है वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनको जेल में डाल दिया, आपने बताया। आपने ये भी बताया कि भूपेश बघेल भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में भी, जनता के बीच में भी, तो इसलिए ईडी भेज दी गई। तो क्या माना जाए, जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में चरणदास महंत, जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं टीएस सिंहदेव, ये सारे लोग, दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सब भाजपा से हाथ वाथ मिला लिए हैं, गले मिलके रह रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। लड़ाई तो कवासी लखमा और भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। क्या कहते हैं? दीपक बैज जी के घर में रेकी करने पुलिस वाले गए थे, राज्य सरकार की पुलिस, राज्य प्रशासन क्या उनके घर में कराए, किसी से छुपा नहीं है। ईडी ने मलकीत सिंह गेदू, एक तो प्रभारी महामंत्री है, उनको ईडी ने मात्र पूछताछ के लिए बुलाया था और 12 घंटा बिठा दिया। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक एक नेता, चरणदास महंत जी विपक्षी भूमिका में अपनी सौम्यता से जिस प्रकार से सवाल करते हैं, कटाक्ष करके विपक्षी बात को, विपक्ष को मजबूती से रख रहे हैं और सरकार की पोल को खोल रहे हैं। टीएस बाबा ने भी आज भूपेश बघेल जी के घर में जाकर इस बात को कहा है। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते इस बात को कहा है कि इस लोकतंत्र में जिस प्रकार से राजनीति को दबाने का काम, आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस का एक एक नेता उनके साथ खड़ा है। मैंने तो आपको कहा, अभी तो 3.5 साल बचा है। अभी इन 3.5 सालों में कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने इस हथकंडे से, अपने इसको टूल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाला है 2 साल में। पंजाब एक सवाल और है मेरा, विकास जी, मैं थोड़ा उलझन में हूँ। देखो भूपेश बघेल जी भी ये बोल रहे हैं, बाकी कांग्रेसी भी ये बोल रहे हैं कि ये भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश है, कांग्रेस को परेशान करने की जरूरत की कोशिश है, षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई हो रही है। और दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी ने खुद बोला कि 11 घंटे में ही चले गए, जबकि बाकी जगह पर तो 3-3 दिन 4-4 दिन बैठे रहते हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला इसलिए चले गए। तो मैं समझ नहीं पा रहा, आप थोड़ा समझाओ, ईडी की कार्रवाई मेरिट पर हो रही है या परेशान करने के लिए हो रही है? भले ही नहीं मिला, अगर परेशान करना था तो 3 दिन बैठना था, 11 घंटे में क्यों चली गई ईडी? तो आपकी बात से समझना मुश्किल हो रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है या कुल मिला के केस में, प्रकरण में जहां जो जरूरत महसूस की जा रही है उस अनुसार एजेंसी प्रोफेशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से अपना काम कर रही है। क्या बोलते हो विकास जी, ईडी को रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था 2-3 दिन? या आपका मानना है ईडी भी सेट हो गई, 11 घंटे में निकल गई? 100% ये दबाव की राजनीति और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने आपको कहा, अभी भूपेश बघेल जी को रिसेंट में ही प्रदेश से देश की राजनीति में भेजा गया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया और पंजाब जैसे प्रदेश का इंचार्ज बनाया है। वो पंजाब जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुलने वाला नहीं, वो पंजाब जहां कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़कर सरकार बनाने की स्थिति में है आने वाले 2 साल में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में या इनके परिणामों को देखोगे तो वहां कांग्रेस पार्टी को जनता का मत भी मिला और हमको जनता का समर्थन भी मिला। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भूपेश बघेल जी ने आते साथ बयान दिया कि मैं बैठकर चाय पी रहा था, ईडी वाले आए, सर्च वारंट भी नहीं था और आपके यहाँ सर्च करना, इस बात को उन्होंने कहा। तो ये डराने की बात है। और भूपेश बघेल जी तो खुद कह रहे हैं, भूपेश बघेल इस बात को कह रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था कि 2-3 साल ये लेट कैसे हो गए। तो हम एक कांग्रेस का व्यक्ति इस बात को जानता है कि ये पूरा षड्यंत्र है। और 11 विकास जी तो इसी बात में पूरा षड्यंत्र है। हालांकि इस बात की कोई दलील नहीं है कि अगर षड्यंत्र है तो 11 घंटे में ईडी चली क्यों गई? संतोष जी, इसमें कोई हस्तक्षेप देना चाहिए या हम
आम आदमी प्रवक्ता के पास चलें पंजाब को लेकर। जी संतोष जी। विकास उपाध्याय जी बोल रहे थे कि ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं, फंसाने का षड्यंत्र की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस को कम से कम, और बोल रहे थे कि लोकतंत्र की बात कर रहे थे कि आज दबा रहे हैं। लोकतंत्र की बात, दबाने और षड्यंत्र की बात कम से कम कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस का इतिहास ही षड्यंत्रकारी रहा है। कांग्रेस का इतिहास मैं आपको क्या बताऊं। आप सैम पित्रोदा की बात कर ले, जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी उन्होंने बात की, और अंत में जब ऐसी बात आती है तो कहते हैं कि हम इससे किनारा करते हैं, यह उनका बयान है। आज की तारीख में जिस प्रकार से अभी बात की इन्होंने, मैं कहना चाहूंगा कि ये इंदिरा गांधी जी के बाद और जो सिखों का नरसंहार हुआ, क्या लोकतंत्र की बात करते हैं विकास जी? अरे चलो छोड़ो ये सब, सैम पित्रोदा इसको भी छोड़ो। टामन सिंह सोनवानी के लिए हम लोग विरोध किए थे, आप जांच कराए क्या? अंत में वो अंदर हुआ कि नहीं हुआ? वो भी यही ईमानदारी की बात बोलता था कि मैंने कुछ नहीं किया, जिसमें प्रतिभा थी वो गया, जो प्रतिभा थी वो पास हुए। क्या हुआ? आपके शासन काल में जो हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़िया आज माथा पटक पटक करके ये कह रही है कि भूपेश बघेल को बना करके, और वो है कहावत ना कि दही के बोरहा में और कब्सा को लील लिए, तो कब्सा लीलने वाला काम हुआ है छत्तीसगढ़ में। कब्सा लीलने वाला काम हुआ है छत्तीसगढ़ में। मेरे साथ में सूरज उपाध्याय जी हैं। सूरज जी, भूपेश बघेल की तत्कालिक परेशानी पंजाब में आम आदमी पार्टी को अपनी चीजें संभालने के लिए कितना राहत देगी? भाजपा के शुक्रगुजार हैं कि नहीं है कि चलो भूपेश बघेल जी यहाँ थोड़ा सा उलझ गए हैं, आपको अपनी चीजें संभालने के लिए मौका मिलेगा। बड़ी खबरें आती रहती है आपकी सरकार में काफी परेशानी चल रही है, भाजपा ने मदद कर दी कि नहीं कर दी? डॉक्टर साहब देखिए, हम किसी के नुकसान में हमारा फायदा हो जाएगा वो राजनीति हम नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी अपने काम के दम पे राजनीति करती है और जो अपने वादे हैं उनको पूरे करने की राजनीति करती है। उनके जेल जाने से या ईडी के परेशान करने से पंजाब की जनता के मन में कोई प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा, और मेरी बात से बहुत हद तक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय टीएस बाबा ने भी बोला कि मैं जो बात बोलना चाहता था उसको सूरज उपाध्याय ने बोला। तो आप देखिए, संतोष पांडे जी मतलब प्रकांड पंडित, और मुझे लगता है कि ये इनके जो परशुराम जी के में जो वंशज नजर आते हैं, इतना तीखा बोलना, इतनी सारी जानकारी होना, हर बात का जवाब देना। लेकिन आप एक चीज गौर किए होंगे डॉक्टर साहब, ये जो जवाब या जो सवाल मैंने करना चाहा उस पे एक बात नहीं की है। सैम पित्रोदा, तो भूपेश बघेल के पिताजी, तो सौम्या चौरसिया, न जाने कितनी बात की है, लेकिन अगर ये बताने को तैयार नहीं है कि जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है, वो इनकी ही पार्टी से मिल के डिप्टी सीएम बन के क्यों बैठे हैं? जिस हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। भाजपा में सम्मिलित लोग या भाजपा के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों बचते हैं? क्यों बचते हैं? सूरज जी का बार बार कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जिसमें संतोष पांडे जी भी शामिल हैं, अन्य राजनीतिक दलों पर, अन्य राजनेताओं पर भ्रष्टाचार को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर स्वयं के यहाँ पर और जिनको अपनी पार्टी में लेते हैं उनके अतीत में किए गए कारनामे को लेकर मौन क्यों साधे रहते हैं? सवाल महत्वपूर्ण है, समय आने पर देखेंगे इसका क्या उत्तर आएगा। पर अभी रवि भोई जी हमारे साथ में हैं। रवि भोई जी कार्यक्रम अंतिम दौर में है। आज की ईडी की ये कार्रवाई पूर्ण विराम या अल्प विराम, कहानी अभी बाकी है? देखिए, अभी कहानी बाकी है, अभी चलते रहेगी ईडी की कार्रवाई, और ये राजनीति गरमाएगी इससे निश्चित तौर से। और कांग्रेस के ईडी पे, और चाहे शराब घोटाला हो, चाहे माध्यम है, इसको ईडी और ले जाएगी और इसमें जो राजनेता है, अधिकारी है, उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। तो ईडी अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी और एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी। और ये कोशिश भूपेश बघेल कोशिश करेंगे
और अपनी लड़ाई तेज करेंगे। तो आने वाले कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म में पहुंचे तो ईडी की आज की कार्रवाई कोई पूर्ण विराम नहीं कि इसी के साथ में छापे की कार्रवाइयों को विराम लग गया। ये सिलसिला भी आगे चलना है और इसके साथ सियासत को भी आगे बढ़ना है। भूपेश बघेल मूलतः स्वभाव से योद्धा रहे हैं। क्या आज जिन आरोपों से वो घिरे हुए हैं इसके मद्देनजर उनकी धार कमजोर होगी या वो और धारदार होकर मैदान में दिखाई देंगे? क्या ईडी के स्तर पर बताए जा रहे आक्षेप भविष्य में अदालत में भी प्रमाणित होकर दोषियों को सजा दिलाने का काम करेंगे या जैसे अन्य मामलों के संदर्भ में लोग अदालत से छूट जाते हैं, ईडी के द्वारा बताए जा रहे ये बड़े बड़े घोटाले भी आने वाले वक्त में महज शिगूफेबाजी बनकर रह जाएंगे? सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना तय है कि इस छापे की कार्रवाई के साथ में अभी छत्तीसगढ़ की राजनीति की तपिश काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। जो विचार सूत्र हमने शुरुआत में गौतम बुद्ध से लिया था, तो हम इस पूरी चर्चा का विराम कबीरदास जी के इन पंक्तियों के साथ करते हैं कि सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो कुल मिलाकर सबका आग्रह सत्य के प्रति है। उम्मीद करते हैं कि जो सच होगा वह सामने आएगा और जो सच के साथ होगा वही रह पाएगा। इसी के साथ अब मुझे याद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए